ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 8 होगा। अब तक 7 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं और जितने भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं सब पर डिस्कशन किया जा चुका है। और डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली जो प्लेलिस्ट है वो स्पेशली फॉर UPHESC एड 51 के लिए है, और बाकी जो GIC, GDC, LT ग्रेड, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, और जितने भी मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। तो ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 8 है। और पहला क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल पर आधारित है, भारत के महान्यायवादी के बारे में है। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर रहते हैं। आप बताइए क्या ये सही है? जो भारत के महान्यायवादी होते हैं R वेंकट रमणी हैं वर्तमान में। तो महान्यायवादी प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, ये पहला कथन है। क्या ये सही है? और ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। और दूसरी बात कि जो महान्यायवादी हैं वो संसद सदस्य की विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी कि दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर न तो एक ना ही दो, दोनों ही आपके जो है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों, महान्यायवादी इनकी जो नियुक्ति होती है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो पद धारण करते हैं। ठीक है, तो पहला कथन इसीलिए गलत था क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात की गई थी। और दूसरा कथन गलत है क्योंकि महान्यायवादी को संसद सदस्य के सभी जो विशेषाधिकार हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमणी हैं, और आपको ये भी पता है कि इसके समकक्ष पद जो स्टेट में होता है उन्हें कहा जाता है एडवोकेट जनरल। वर्तमान में यूपी के जो एडवोकेट जनरल हैं इनका नाम अजय कुमार मिश्र है, ये भी आप याद रखिएगा फॉर एग्ज़ाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको सजाना है। तो पाई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। दोस्तों आपको पता ही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद फिर प्रोटॉन की खोज होती है, यानी कि 3 के बाद 4 आएगा। फिर खोज होती है न्यूट्रॉन की, और इसके बाद तब पाई मेसान की खोज की गई थी। तो 3, 4, 2, 1 वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज ये 1897 में ही हो गई थी जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज 1917 में हुई अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज होती है 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। पाई मेसान की खोज होती है 1947 में सेसिल पावल के द्वारा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची एक बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है, इसमें अनुसूची है, किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है AMTM के बारे में बात की गई है, और यह है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद हो गया ना आपको? ये भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, 6 AMTM इतना याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, इसमें जो आर्टिकल है 244(2) और 275(1), ठीक है, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों AMTM की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुसूची इन राज्यों में स्वशासी जिला परिषदों यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के माध्यम से जनजाति आबादी को स्वायत्तता प्रदान करती है। देखो दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी PDF दी जाती है, आपके टेस्ट दिए जाते हैं, डेली PYQ सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। ठीक है, रानीगंज से कोयले का पहला उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि NCDC की स्थापना। ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रानीगंज से कोयले का जो पहला उत्पादन होता है ये सबसे पहली घटना होती है 1774 में, ठीक है। तो ये सबसे पहली घटना हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर नदी के पास रानीगंज में वाणिज्यिक खनन शुरू किया था 1774 में। इसके बाद दोस्तों एनसीटीसी की स्थापना होती है, ये होती है 1956 में, ठीक है। और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में खनन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे स्थापित किया था। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर एक के बाद चार आपका आएगा और एक के बाद चार वाला विकल्प यानी कि डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ष है और जो घटनाक्रम है उसको आप समझने का प्रयास करें। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण ये किया गया 1971 से लेकर 1973 के बीच में 2 चरणों में। 1971-72 ये कोकिंग के लिए, कोयले के लिए, और 1973 में गैर कोकिंग के खदानों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना होती है 1975 में। राष्ट्र में क्या होता है कि राष्ट्रीयकृत खदानों को प्रबंधित करने के लिए एक होल्डिंग कंपनी के रूप में नवंबर 1975 में स्थापित किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहले स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, ये करेक्ट है। सीतारमण उनका अंतिम उपन्यास था। ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं, 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार विस्तृत कीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं और बाकी क्वेश्चंस आपके मिक्स हैं और सभी क्वेश्चन PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर UP PCS में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको ही मैंने यहाँ पर संकलित किया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्टली रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना होती है, उसके बाद कौन सी होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पहला चरण, ये तो आपको पता ही है ना, ये सबसे पहली घटना मानी जाएगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ये भी आपको पता है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, ये भी आपको पता है। तो पहली घटना कौन सी हो गई, 1, अंतिम घटना हो गई 4, ठीक है। 1 और 4 यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं C विकल्प आपका सही होगा, 1, 3, 2, 4। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण ये 1969 में होता है, 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आता है कब, 1980 में। नाबार्ड की स्थापना होती है कब, 12 जुलाई 1982 को। तो इतना आप याद रखेंगे। और ये नाबार्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा रहा है और राष्ट्रीयकरण वाला, तो इसको तो बिल्कुल रट लेना और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुरहान उल मुल्क सादत खान, तो मेनली इसे सादत खान ही बुलाया जाता था, पूरा नाम था बुरहान उल मुल्क सादत खान। पहला कथन है कि अवध की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक ये सादत खान ही था, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है। दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। देखो दोस्तों, बुरहानुल मुल्क सादत खान के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन, तो सादत खान ने 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। ये रट लेना आप, अवध राज्य की स्थापना, स्वतंत्र अवध राज्य, ये 1722 में बना था, बनाने वाला था सादत खान। और उन्हें मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा अवध का सूबेदार बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो मोहम्मद शाह के समय से ही आपको याद होगा जो औरंगजेब के बाद पोस्ट मुगल्स आए हैं उनके बारे में मैं आपको इतिहास में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पूरा कालक्रमानुसार। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा कथन कि सादत खान ने सैयद बंधुओं को, सैयद बंधु ये किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे, इनके नाम थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए उनके विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस सफलता के बाद ही मुगल दरबार में उनका प्रभाव बढ़ा और उन्हें ऊंचा मनसब प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रूस में कुजबास क्षेत्र, ये कई बार एग्जाम में आया है, कुजबास क्षेत्र, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है, करेक्ट है। और नोवोरोसिस्क, ठीक है, इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी आपका सही है।
तो दोनों के दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। रूस का कुजबास क्षेत्र अपनी विशाल प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो पहला कथन आपका सही है। कुजबास क्षेत्र ये रूस के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। यह क्षेत्र भारी उद्योगों, विशेष रूप से धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी और इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दूसरा कथन भी सही है। नोवोसिबिर्स्क ये साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है और कुजबास औद्योगिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में दो स्टेटमेंट हैं। पहला है कि वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे, सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने प्रकाशित किया था, ये भी सही है। दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उत्तर है। ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल दोस्तों ये एक ब्रह्म समाजी नेता थे। उन्होंने जाति प्रथा के विरोध और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया था। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका 1901 में न्यू इंडिया नाम की एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद और स्वदेशी का प्रचार स्टार्ट किया था। ध्यान दीजिएगा, न्यू इंडिया मैगजीन जो बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट की थी वो अंग्रेजी में थी। ठीक है, नाम में भी न्यू इंडिया है। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। फर्रुखशियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रम होगा कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह का समय कब से कब तक है? 1707 से लेकर 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, शाह आलम के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। और आपको ये भी पता है कि 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके जो बेटे थे उनके बीच में युद्ध छिड़ गया था और अंततः बहादुर शाह 65 साल की उम्र में ये बादशाह बना था। ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर बहादुर शाह प्रथम 5 साल तक राजा रहा था। इसके बाद आता है जहांदर शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जुल्फ़िकार खान की मदद से ये जहांदर शाह जो था ये शासक बना और ये मात्र 1 साल राजा रहा। 1712-13 बस इसका शासनकाल है। फिर आता है फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 तक। सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदर शाह को अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त की थी। और फिर 1719 से लेकर 1748 तक रहा कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। तो फर्रुखशियर और इसके बीच कुछ अल्पकालिक शासक थे, जैसे कि अगर आप देखेंगे फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह के बीच रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला भी आए थे 3-3 महीने के लिए। एक को टीबी हो गई थी, दूसरे को भी कोई बीमारी थी, मतलब उसी साल दोनों मर गए। ठीक है। तो इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो आता है 1719 से लेकर 1748 तक, ये काफ़ी लंबा समय तक रहा। और इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक जो शब्द हैं वो किस क्रम में रखे गए हैं। ठीक है। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये जो क्रम है ये होगा सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, और देखो थोड़ी सी गलती है इसमें, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो ये जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये आप थोड़ा रट लेना, यही क्रम होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के बारे में। पहला कथन है, कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 कथन जो दिए गए हैं कौन सा कथन आपका सही है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, इनको डायरेक्ट वोट किया जाता है, ये तो सही नहीं है आपका, ये अप्रत्यक्ष चुनाव इनका होता है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है, ना कि 18 वर्ष, तो ये भी आपका गलत है। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो ये आपका सही है, यानी कि सी विकल्प ही केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है। एगमार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों में 2 कथन दिए गए हैं कि एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, ये तो आपका सही है। दूसरा है कि एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गलत है, यानी कि पहला कथन ही केवल आपका सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो दोस्तों कथन तो गलत क्यों है? क्योंकि यह प्रमाण पत्र एफसीआई नहीं देता है बल्कि डीएमआई देता है। मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय डीएमआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये रट लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में। 2 कथन है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। ये कथन आपका गलत होगा क्योंकि 9 आर्थिक क्षेत्रों में नहीं बांटा गया इसे। तो कितने मंडल हैं, ठीक है, और कितने ज़िले हैं, इस तरीके से इनको बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11 नहीं है। कितने हैं बताओ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों कथन आपके सही नहीं हैं। अब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से 18 मंडलों में और 75 जिलों में बांटा गया है, न कि 9 आर्थिक क्षेत्रों में। तो पहला कथन आपका गलत था, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या कितनी है? 9 है और ना कि 11, ठीक है। और ये जो 9 रीजन हैं, क्षेत्र हैं, ये किस प्रकार से हैं? तो भाबर और तराई क्षेत्र हैं, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये जो आपके क्षेत्र हो गए, कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन्स। नेक्स्ट है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो तांबा होता है इसमें पीतल भी तो होता है, और मुरादाबाद में केवल मतलब पीतल का ही काम। हालांकि मुरादाबाद पीतल के काम के लिए जाना जाता है, लेकिन तांबा भी इसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि पीतल क्या है, तांबा क्या है, ये पीतल से ही बनता है तांबा, ठीक है। और दूसरी बात भी सही है, दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में एक अलग पहचान है मुरादाबाद की। तो ये कथन आंशिक रूप से सही है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो ये भी आपका सही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। वैसे अगर आप चाहें तो केवल 2 पर भी लगा सकते हैं, प्लस थोड़ा सा विवादित तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुरादाबाद क्योंकि मुख्य रूप से पीतल के लिए जाना जाता है, न कि तांबे के लिए। हालांकि वहाँ पर अन्य धातुओं पर भी काम होता है। तो तांबा और पीतल अगर देखा जाए तो जो तांबा होता है पीतल से ही बनता है, मिश्र धातु है, ठीक है ना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, निर्विवाद सत्य है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, ये भी सही है। तो A और R दोनों सही हैं। अब आप ये बताइए कि सही व्याख्या है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही व्याख्या है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली का प्रमेय, गति का संरक्षण यानी कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसे कहेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रॉकेट इंजन से बहुत तेज गति से गर्म गैसें पीछे की ओर निकलती हैं, जिससे पीछे की दिशा में संवेग मोमेंटम उत्पन्न होता है। ये आपका रॉकेट होता है, आपने देखा होगा यहाँ से आग निकलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन एंड रिएक्शन, उसी पर बेस्ड है। पंजाब के विलय के बारे में पहला स्टेटमेंट कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। और दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, ये भी सही है। तो असत्य तो कोई भी नहीं है, उत्तर बनेगा आपका डी, ठीक है। हो सकता है कि विकल्प सी को लेकर आप कंफ्यूज हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकल्प सी भी सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बात ये थी कि महाराजा दिलीप सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें 4 से 5 लाख रुपए के बीच विभिन्न स्रोतों में वार्षिक पेंशन 1.2 लाख पाउंड या लगभग 4-5 लाख रुपए बताई गई है। और प्रश्न के संदर्भ में दी गई राशि 2,50,000 को कुछ विशिष्ट संधियों या चरणों के तहत सही माना जाता है। तो मतलब माना जाएगा कि सभी विकल्प इसके सही हैं, ठीक है। कोहिनूर हीरा भी इसी संधि में गया था। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3
अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ऐसा तो नहीं है। भारतीय संविधान कह रहे हैं कि एक पूर्ण संघीय संविधान है, गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, गलत है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 गलत हैं। 2, 3, 4 यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, ये बिल्कुल रट लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, स्थापना होती है 8 फरवरी 1962 को, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों ये भी लखनऊ में है, 13 नवंबर 1963 को स्थापना होती है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में है, 2 जुलाई 1975 को स्थापित हुआ था। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, ये 18 अगस्त 1986 को स्थापित हुआ था। सभी कथन सही हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल रट के रखिए। ये एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है आपको, नहीं तो मैं क्षमा नहीं करूँगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथन और कारणों को देखिए। अभी कथन क्या है? संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख बताया जा रहा है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। अब यहाँ पर अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण को गलत माना जा सकता है, ठीक है। तो हालांकि कुछ जगहों पर इसका जो आंसर है वो कहा जा रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कारण इसका गलत है, क्योंकि राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, ठीक है। राज्य का तो राज्यपाल होता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका का शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन शक्ति कानूनी रूप से राष्ट्रपति में निहित है। तो अभिकथन ये सत्य है, क्योंकि संविधान कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है और राष्ट्रपति वास्तव में राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इस भूमिका में राष्ट्रपति एक औपचारिक क्षमता में देश का प्रतिनिधित्व करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कर्तव्यों का पालन करता है। हालांकि कारण आर अभिकथन ए की सीधे व्याख्या नहीं करता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दिए गए कारण में से यह स्पष्ट नहीं होता कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्यों निहित है, तो इसलिए जो है व्याख्या तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको जो है आंशिक रूप से अगर सत्य माना जाए तो ये होगा कि अभिकथन और कारण दोनों आपके सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प बी आप इसका उत्तर मान सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है ये राज्य का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख है और आधिकारिक मामलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सेना का सर्वोच्च सेनापति अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं। विधायी भूमिका अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने पर अधिकार देता है, जिससे वे कानून बनते हैं। और आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति में ही हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देते हैं, जिससे सरकार को संकटों का प्रबंधन करने के लिए विशेष शक्तियां मिलती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और जिप्सम, तो राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां देश के कुल उत्पादन का लगभग 99% हिस्सा प्राप्त होता है। मुख्य क्षेत्र बीकानेर और जैसलमेर है। जबकि जस्ता के बारे में बात करें तो विशेषकर उदयपुर की जावर झील में, जावर खदान है सॉरी, तो वहाँ पर मिलता है। चूना पत्थर, तो राजस्थान भारत में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में है। और नमक भी, सांभर झील देश के सबसे बड़े अंतर्देशीय नमक उत्पादक स्रोतों में से एक है। गाजा पट्टी के बारे में फिलहाल चर्चा में है और ये प्रश्न पूछा भी गया था कभी, तो हो सकता है दोबारा से आ जाए। कह रहे हैं गाजा पट्टी
की जो सीमा है यह इजिप्ट यानी कि मिस्र से लगती है और इजराइल से लगती है। मैप देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैप आप देखिए, तो ये है आपका गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो है ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा जूम करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, तो ये जो स्ट्रिप है ये इजिप्ट को भी टच कर रही है, ठीक है। इधर इजिप्ट है और इधर जो है इजराइल भी है। तो मिस्र और इजराइल दोनों को ये गाजा स्ट्रिप जो है वो टच करती है। तो दोनों कथन आपके स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं, दोनों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है। केवल एक ही सही सुमेलित है, दैट इज कौन सा है, ऑप्शन सी है। बावनी इमली साहित्य स्मारक ये फतेहपुर में है। बाकी जो हैं ये आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि देवी पाटन मंदिर दोस्तों बताया गया कि श्रावस्ती में है, जबकि यह कहाँ पर है, बलरामपुर जिले में है, ठीक है। चीनी मंदिर दोस्तों बताया गया महोबा में है, जबकि प्रसिद्ध चीनी मंदिर सारनाथ वाराणसी और कुशीनगर में है, महोबा में नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि समस्त विहार ये अमेठी में है। तो समस्तपुर पक्षी विहार दोस्तों ये अमेठी में नहीं बल्कि रायबरेली में स्थित है, ठीक है। तो लोकेशंस आप याद रखिए, प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनको रट लीजिए, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको मैं रटाऊँगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। काफ़ी बोर्ड दोस्तों मिलेगा आपको हैदराबाद में, ये बता रहे हैं, जबकि चाय बोर्ड कोलकाता में, मसाला बोर्ड कोच्चि में, रबर बोर्ड कोटाय में। तो यहाँ पर बी सी डी तो सही है, लेकिन काफ़ी बोर्ड ये हैदराबाद में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, ठीक है। बाकी सब आपके यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाह और पशुपालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ऑप्शन डी आपका सही है। हालांकि 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है, दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो इसमें दोस्तों पुरुष एकल का विजेता कौन बनाया है, तो ये है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। कार्लोस अल्काराज जो हैं दोस्तों ये स्पेन के हैं। इन्होंने जानिक सिनर को हराया था, ये रनर अप ये बने हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं जानिक सिनर। तो इनको हराया था कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि कार्लोस अल्काराज के बाद महिला एकल विजेता कौन बने थे। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में बात हो रही है। इसमें महिला एकल विजेता बनी हैं एलेना रबाकिना, ये कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने हराया था आरेना सबालेंका को। कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों का नेशन पूछा जाता है, तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आरेना सबालेंका मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, अब आप बताइए कि ये किस देश की हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा बन गया है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन में कुल 27 लोग हैं, 27 देश हैं, ठीक है। जबकि यूरोजोन में 21वां देश बन गया है कौन सा, तो ये आपका बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। तो मतलब अब बुल्गारिया उन 21 देशों में शामिल हो गया। पहले तो 20 थे, बुल्गारिया को जोड़ के 21 बन गए जो यूरो का प्रयोग करते हैं। किस देश ने अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है। तो दोस्तों अमेजन वर्षा वन में डंक रहित मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं जो लगभग 8 करोड़ साल से अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। ये पेरू ने उनको कानूनी अधिकार प्रदान किया है। एग्जैक्टली माना ये जाता है कि अमेजन वन के जो 80% वृक्ष हैं उनको जो उनका जो मतलब जीवन है, ये जब उगते हैं यानी कि इनका जो प्रजनन होता है, इसके लिए ये मधुमक्खियाँ ही जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में इनकी 500 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट होगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई। दोस्तों दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लगभग 75% बाघ भारत में हैं, और इनमें भी सबसे अधिक बाघ जो है वो मतलब बाघ एमपी में हैं, और एमपी में ही माना गया कि सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक बाघों की डेथ भी हुई है। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर बनेगा विकल्प डी मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये आपका सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसकी PDF आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो जल्द मिलते हैं आपसे। अगर पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।